गुड मॉर्निंग एवरीवन। गांधी के सर्वोदय का विचार। गांधी के सर्वोदय का विचार। अच्छा, यहाँ पे आपको याद दिला दें, जैसे जब वो अपरिग्रह की बात करते हैं तो जीवन में दो, अपरिग्रह का मतलब होता है, आस्ते का मतलब चोरी न करना, चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब संचय न करना। और आपको हम याद दिलाए, गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे जेसी कुमारप्पा। जब गांधीयन इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम गांधी की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जेसी कुमारप्पा बहुत बड़े गांधीवादी थे और गांधीवाद के आर्थिक मॉडल की बात भी उन्होंने की। और जेसी कुमारप्पा ने कहा कि आधुनिक जीवन, चूँकि अभी हम इस बात पर आएंगे, गांधी ने आधुनिक विचारों की आलोचना क्यों की। हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिकता की बड़ी आलोचना की। और अब हिंद स्वराज में जब उन्होंने आधुनिकता की आलोचना की, उससे भी पहले जेसी कुमारप्पा ने भी मतलब गांधी के फॉलो करते हुए आधुनिकता की बड़ी आलोचना की। और जेसी कुमारप्पा ने फिर वही मानव पशु के बीच की बात आई। उन्होंने कहा कि आप देखिए, अगर प्रकृति में देखिए तो कई चीज़ आपको दिखेगी। शेर, बाघ, जो हिंसक प्राणी है, वो प्रकृति में किसी भी चीज़ को मारकर खा जाते हैं। दूसरा, मधुमक्खी, मधुमक्खी का स्वभाव कैसे है कि वो जो भी शहद बनाती है वो खुद खाती है, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ देती है। तीसरा है बंदर, संचय की प्रवृत्ति होती है, खा के अपने गाल में भर लेगा। यानी अगर पशु में आप देखेंगे तो कई बार ऐसी प्रवृत्तियां दिखती है, एक तो भोग की प्रवृत्ति दिखेगी, संचय की प्रवृत्ति दिखेगी, और सवाल ये है कि मानव में पशु जैसी प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए, भोग और संचय की। इसका सीधा सा मतलब एक ही चीज हमें परिग्रह करना है, संचय करना है, नैतिक उत्थान। यानी पूरी गांधी के चिंतन में निरपेक्ष नैतिकतावादी है। अच्छा, निरपेक्ष नैतिकतावादी का मतलब होता है, यूनानी युग में वर्च्यू एथिक्स थी। कांट ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स की बात करते हैं, कांट इस मामले में निरपेक्ष नैतिकतावादी हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से की बात करते हैं। गांधी ऐसा नहीं मानते कि नैतिकता देश काल के हिसाब से बदल जाएगी। नैतिकता निरपेक्ष होने का मतलब है कि एक ऐसी परिस्थिति आए, यानी परसों आपने झूठ बोल दिया क्यों किसी जान खतरे में थी, और आज आपने सच बोला क्योंकि संदर्भ बदल गया था, यह नैतिकता सापेक्ष होगी। नैतिकता निरपेक्ष का मतलब है, कभी साबरमती आश्रम जब मैं एक बार गया तो वहाँ पे पहला ही प्लेट जो लिखा हुआ है उस पर पहला बड़ी लाइन से खुदा हुआ है, मरते दम तक सत्य नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य ईश्वर है। ईश्वर छोड़ दिया, आत्मा छोड़ दिया, कंसाइंस छोड़ दिया, तो बाकी बचा क्या पकड़ने को? क्या पकड़ा? मोबाइल, पैसा। बल्कि परिग्रह करने में भौतिक चीजें हैं, यानी जो पकड़ना था वही तो छोड़ दिया, कंसाइंस, विवेक, अंतरात्मा। और आज आप देखेंगे भारत में ऐसे तमाम लोग हैं इतने ऑनेस्ट है, इतने बड़े पदों पर है कि हम कई बार देख के दंग रह जाते हैं। मतलब कि हम लोग ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का मतलब, मौका ही नहीं मिला तो ठीक है, ऑनेस्टी है। वो व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को सबसे महान मानता हूं जो शराब की दुकान पर बैठ के शराब नहीं पीता। वो महानतम व्यक्ति है, उसी में अपरिग्रह की सही धारणा है। और सही फास्टिंग कौन करता है, सही व्रत कौन रखता है? जो आत्मिक शुद्धिकरण के लिए, और पूरा आसपास छोला भटूरा सब रखा हुआ है फिर भी नहीं खा रहा है। जो जिसके घर में है ही नहीं है तो फास्टिंग रहना उसकी मजबूरी है फिर। इसलिए अब देखिए, गांधी बड़े ही नैतिकवादी विचारक थे। तो नैतिकता देश काल में बदलेगी नहीं है। ये नहीं कि आज आप व्यक्ति हैं और जैसे आईएएस बने तो नैतिकता बदल जाएगी। अभी तक आप बड़े ईमानदार थे, अब क्या है, अगर कोई कमीशन वमीशन दे देता है तो ले लेंगे, बाकी तो सत्य बोलेंगे ही। अब कोई गिफ्ट दे रहा है तो ले लेंगे, बाकी सत्य बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब चार लोगों से चार बात करना। अब चार लोगों से सापेक्षिक नैतिकता का मतलब है, कोई बहुत बलशाली आदमी आ रहा है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, पैसा वैसा दे दो, इसके पास इतना पैसा है, दो चार हमें दे ही देगा तो क्या खत्म हो जाएगा। कोई गरीब आदमी आ रहा है, नहीं हम इससे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि गरीब खुद ही है। सापेक्षिक नैतिकता है। आप देश काल के हिसाब से नैतिकता को बदल ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंसा का प्रयोग 1920 में नहीं होगा, 25 में नहीं होगा, 30 में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। निरपेक्ष हिंसा का प्रयोग असहयोग में नहीं होगा, सविनय अवज्ञा में, भारत छोड़ो में होगा।
निरपेक्ष, यह निरपेक्ष नैतिकता। यूनानी युग की जो वर्च्यू एथिक्स थे उसका मतलब क्या था? अलग अलग लोगों की अलग अलग संदर्भ में नैतिकता अलग हो सकती है। राजा की नैतिकता अलग, उसमें उत्पादक की नैतिकता अलग, दास की नैतिकता अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग। गांधी कहते हैं निरपेक्ष, एब्सोल्यूट मॉरलिटी की बात करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति निरपेक्ष नैतिक होगा उसको अगर कोई चीज़ संग्रह करना है, एक ही चीज़ है, आत्मा। इधर कई लोग बाद में किताब लिखते हैं कि गांधी ये सब कह रहे थे लेकिन उन्हीं का बेटा हरीलाल इतना बड़ा दरूची निकल गया, ये कैसे गड़बड़ हुआ? तो कई बार तो इस पे लोगों ने लिखा है, रामचंद्र गुहा ने कहा है कि शायद उनके बेटे के जीवन ने भी गांधी को बड़ा बदला। क्योंकि कई बार हरीलाल ये शिकायत करते थे कि गांधी चाहते तो हमें बड़े पद पर बैठा देते। कई बार लोग शिकायत करते हैं गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, गांधी चाहते तो भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार से बचा लेते। तो सवाल ये था, गांधी ने तो अपने परिवार को ही नहीं बचाया। और इस बारे में जॉन बंड्यूरा, एक विदेशी विचारक है जो गांधी की बड़ी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं गांधी अपने शरीर से बहुत हिंसा करते थे। इतना कठोर होना, मतलब सत्य का और आदर्शों का इतना कठोर पालन तो नामुमकिन है, क्योंकि अपने सत्य और आदर्शों के लिए उन्हें परिवार को भी बलिदान कर दिया। परिवार का भी आपने देखा कि भाई आज तो हमारे यहाँ राजा महाराजा तमाम लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा नाम गांधी था, कोई राजा महाराजा था? राजा महाराजा की तमाम संततियां, विरासत आप देख रहे हैं। कभी आपने देखा गांधी के परिवार कोई व्यक्ति से हाई प्रोफाइल पद पे रहा हो? गांधी खुद ही सबके घर में रहते थे, अपना घर तो बनाया नहीं कभी। यहाँ घर में रह गए, वहाँ घर में रह गए। और हरीलाल कहा करते थे, बापू हमारे लिए तुम चाहो कह दो, कभी कहा ही नहीं किसी के बारे में। तो अब अलग अलग से अब वो शराब पीने लगे, ऐसा उनका जीवन आ गया कि उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो लोगों का गांधी ने इन सब चीज़ों को देखा, शायद उनका नैतिक जीवन और परिष्कृत हुआ। तो इस बात पे बड़े विवाद आते हैं। लेकिन अपरिग्रह का मतलब संचय न करना, भौतिक चीज़। और पूरा पूंजीवाद क्या कहता है? परिग्रह। पूरा पूंजीवाद, यानी पूंजीवाद में मानव कैसे जी रहा है? बंदर जैसा, मक्खी जैसा और शेर जैसा। कोई किसी का मार खा ले रहा है, कोई कहीं सहज दे रहा है, कोई छोड़ दे रहा है, और फिर संचय कर रहा है। तो मानव जीवन की तो मूल प्रवृत्ति बदल गई। फिर ब्रह्मचर्य, गांधी कहा करते थे, वैसे उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी प्रयोग किया, किसके साथ किया इसका नाम नहीं बताया, वो हमें इतनी जरूरी है भी नहीं कि जानना किसके साथ किया। लेकिन सही माने ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब है इंद्रिय निग्रह। और आपको हम याद दिला दें, इंद्रियों पर नियंत्रण। देखिए, महान बनने का फार्मूला तो स्वयं शुरू होता है। अगर हमने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, पूरी दुनिया हमारे नियंत्रण में है। अपने ऊपर अपने नियंत्रण नहीं किया, पूरी दुनिया पर नियंत्रण हो नहीं पाएगा। तो गांधी के चिंतन बड़ा ही मार्मिक किस्म का था, नैतिक किस्म का था, आध्यात्मिक किस्म का था। देखने में बातें बड़ी नैतिक लगती हैं, लेकिन इसी का पूरे जीवन भर वो प्रयोग करते रहे। ऐसे संदर्भ में अगर उनके विचार देखे जाएं तो हेडिंग क्या लिखा आपने? सर्वोदय। तो फिलोसफिकल फिर यहाँ से जुड़ जाएगा। सर्वोदय कैसे सर्वोदय होगा? अगली चीज़ है। तो आप जानते हैं, थोड़ी हम तुलना करके लिखते हैं, बात तो हम सिंपल से बता सकते हैं, यही लिखने में कई बार पढ़ने में फ़र्क होता है। बताने में हम सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामान्य एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। लिखने में आप सामान्य शब्द, सामान्य एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं कर सकते। गांधी वैसे सरल हैं, ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए, केजी मशरू वाला। केजी मसरूवाला ने गांधी और मार्क्स केजी मसरूवाला ने गांधी और मार्क्स के संबंध में लिखते हुए कहा, किताब का नाम ही गांधी एंड मार्क्स। केजी मसरूवाला ने गांधी और मार्क्स से संबंध में लिखते हुए कहा, कि गांधी की विचारधारा में हिंसा जोड़ देने से, गांधी की विचारधारा में हिंसा जोड़ देने से
मार्क्स का निर्माण नहीं होगा। गांधी के विचार में हिंसा जोड़ देने से मार्क्स का निर्माण नहीं होगा, और नहीं गांधीवाद से, सॉरी, नहीं मार्क्सवाद से, और नहीं मार्क्सवाद से हिंसा निकाल देने पर गांधीवाद बन जाएगा। नहीं मार्क्सवाद से हिंसा निकाल देने पर गांधीवाद बन जाएगा। नहीं मार्क्सवाद से हिंसा निकाल देने पर गांधीवाद बन जाएगा, क्योंकि गांधी और मार्क्स के वैचारिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पृथक है। गांधी और मार्क्स के वैचारिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पृथक है। गांधी और मार्क्स की सैद्धांतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि अलग है। गांधी धार्मिक आध्यात्मिक थे, जबकि मार्क्सवादी विचार भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। जबकि मार्क्सवादी विचार भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मार्क्सवादी विचार भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर विरोध का विचार निर्मित किया गया। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर विरोध का विचार निर्मित किया गया। और सर्वहारा वर्ग के उत्थान को केंद्रीय महत्व दिया गया। जबकि गांधी के चिंतन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के बजाय सभी के उत्थान का विचार विद्यमान है। गांधी के चिंतन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के बजाय सभी के उत्थान का विचार विद्यमान है। अच्छा, यहां पे बात बड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी के उत्थान का विचार विद्यमान है। सर्वोदय, इसका मतलब सभी का उदय हो। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सभी का उदय हो तो आप देखेंगे मार्क्सवाद में कहीं न कहीं सर्वहारा वर्ग की चिंता थी। यानी कहीं न कहीं अगर सभी का उदय हो तो इसका मतलब किसी के विचारों में अंतर विरोध ही नहीं है। और गांधी की व्यवहारिक आदर्शवादिता फिर दिखती है। सभी का उदय कैसे होगा? अगले पॉइंट से। गांधी के सर्वोदय के विचार में व्यवहारिक आदर्शवाद पुनः दिखाई देता है। गांधी के सर्वोदय के विचार में व्यवहारिक आदर्शवाद पुनः दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने गरीब और अमीर दोनों के उत्थान की बात कही।
क्योंकि उन्होंने गरीब और अमीर दोनों के उत्थान की बात कही या दोनों के उत्थान का समर्थन किया। गरीब और अमीर दोनों के उत्थान का समर्थन किया और गरीबों के आर्थिक और भौतिक उत्थान की बात की। गरीबों के आर्थिक और भौतिक उत्थान की बात की। जबकि अमीरों के नैतिक उत्थान का समर्थन किए। अमीरों के नैतिक उत्थान की बात की। जबकि अमीरों के नैतिक उत्थान का तर्क दिया। अमीरों के नैतिक उत्थान का तर्क दिया। अगला पॉइंट, उनका यह विचार रस्किन से प्रभावित है। आप ये देखिए, रस्किन दो हैं, एक रस्किन बॉन्ड और एक जॉन रस्किन। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो मसूरी में रहते हैं विदेशी। उनकी बड़ी सारी किताब, और उनको इंडिया इतना अच्छा लग गया, बड़ी किताब उनके बेस्ट सेलर है। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बारे में खूब लिखते हैं, मसूरी में रहते हैं। तो लेकिन हम जिस रस्किन की बात कर रहे हैं उनका रस्किन बॉन्ड से लेना देना नहीं है, वो है जॉन रस्किन, और जिन्होंने किताब लिखी अनटू दिस लास्ट। तो जॉन रस्किन की बुक का नाम है अनटू दिस लास्ट। क्या लिखा आपने? उनका यह विचार जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्रभावित है। अनटू दिस लास्ट से प्रभावित है। क्योंकि रस्किन ने कहा था, कि समाज के लिए नाई के श्रम का जितना महत्व है, क्योंकि समाज के लिए नाई के श्रम का जितना महत्व है, उतना ही महत्व वकील के भी श्रम का है। समाज में नाई के श्रम का जितना महत्व है, उतना ही महत्व वकील के श्रम का है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप देखेंगे पूंजीवाद में इस बात पे बड़ा मंथन चलता रहता है कि आखिर में कैपिटल, श्रम में कौन शामिल होगा। जब मार्क्स से पूछा गया कि मानव की विशेषता मूलतः श्रम करने की विशेषता है, तो मार्क्स ने कहा श्रम करने का मतलब सीधा मतलब क्या होता है, उसमें भौतिक श्रम भी होगा, बौद्धिक श्रम भी होगा। यानी हकीकत की बात, एक पूंजीवाद और समाजवाद के बीच बहुत बड़ा झगड़ा जो होता है प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होता है पहला, और पूंजी यानी बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक श्रम और भौतिक श्रम, इन दोनों में शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम, इन दोनों में हमेशा टकराहट होती रहती है। नाई का श्रम कैसा है? शारीरिक। वकील का श्रम कैसा है? बौद्धिक। इसका मतलब गांधी ने कितना बड़ा विचार कह दिया कि आज के पूरे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम जो शारीरिक श्रम है उसका हम अवमूल्यन करते हैं। ये सही मायने में पूंजीवाद के, और इस मामले में आप देखेंगे गांधी मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन क्या आप गांधी के विचारों में अगर समाजवाद का मतलब है कि समानता, तो गांधी के विचारों में जबरदस्त तरीके से दिखती है। क्योंकि उन्होंने, रस्किन ने एक बात कही कि यानी ये कितना बड़ा, नाई और श्रम का मामला केवल व्यक्ति का मामला नहीं है, ये एक तरीके से श्रम के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग मोड हैं।
एक श्रम का मोड कैसा है? बौद्धिक। और आज आपको लगता नहीं, आज भी आप पूंजीवादी दुनिया में देखेंगे तो बौद्धिक और शारीरिक श्रम के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है। जो भी व्यक्ति श्रमिक है, काम करता है, शरीर वाला काम करता है, वो बड़े ही संकट में जीवन में रहता है। और जो पता चला खुटपुट लैपटॉप चला रहा है और वो बल्ले बल्ले कर रहा है। और आप याद रखिए, इसीलिए समस्या क्या हो रही है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लैपटॉप देखते देखते कमर दुख गई, शरीर का सारा अंजर पंजर गायब हो गया। इसलिए अब लोग शहर में क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से वजन नहीं घट रहा है। गांव में जाके देखो किसी का वजन ही नहीं है बिना मॉर्निंग वॉक किए। सवाल ये है क्योंकि शरीर, और जब गांधी से पूछा गया था तो गांधी ने कहा था शरीर की आवश्यकता शरीर से पूरी होनी चाहिए, बुद्धि से नहीं। गांधी ने बहुत शार्प बात ही कही थी, शरीर की आवश्यकता शरीर से पूरी होनी चाहिए। यानी भोजन करते हैं जितना गेहूं आपने उपजाया, जाके 4 फावड़ा दिन में मारिए उसमें। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये नहीं कि आपने लैपटॉप पे काम किया, कभी कोई शारीरिक काम किया ही नहीं और शरीर को भरते जा रहे हैं। शरीर की आवश्यकता कहाँ से पूरी होनी चाहिए, दिमाग से या शरीर से। और आज पता चला कि सुबह गए छोले भटूरे, उसके बाद शाम को राजमा चावल, उसके बाद फिर रस मलाई, उसके बाद छोले कुलचे, उसके बाद ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। क्यों वजन कम होगा? ट्रेडमिल पे दौड़ने से वजन कम नहीं होगा। यानी जरा सोचिए, गांधी के चिंतन में पूंजी के भी समाधान कितना जबरदस्त संघर्ष दिया गया, समाधान दिया गया है। आगे आप लिखिए। अच्छा, आजकल जो शारीरिक काम करने वाला क्या है, उसको हमने सेकेंडरी बना दिया। भाई शारीरिक काम है, किसान है, वो सब बेकार के लोग हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होना चाहिए? शारीरिक। और गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिना शारीरिक श्रम किए हुए भोजन करना पाप है। और नहीं पाप होगा तो वैसे पाप निकलेगा, बीमारी होगी। बीमारी तो होगी। क्या लिखा आपने? हाँ, अगले पॉइंट, अगले पैराग्राफ से। इसके माध्यम से गांधी ने शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच विभेद समाप्त करने का प्रयास किया है। ये रस्किन ने किया है, फिर उसके बाद गांधी ने फॉलो किया। शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच विभेद समाप्त करने का प्रयत्न किया और गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए क्योंकि शरीर की आवश्यकता शरीर से ही पूरी होनी चाहिए। क्योंकि शरीर की आवश्यकता शरीर से ही पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए क्योंकि शरीर की आवश्यकता शरीर से पूरी होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक श्रम से श्रम की गरिमा का भी सम्मान होगा। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक श्रम से श्रम की गरिमा का भी सम्मान होगा तथा श्रम की गरिमा का भी सम्मान होगा तथा व्यक्ति शारीरिक रूप में भी स्वस्थ रहेगा। श्रम की गरिमा का भी सम्मान होगा तथा व्यक्ति शारीरिक रूप में भी स्वस्थ रहेगा। अगले पॉइंट से पैराग्राफ जो भी लिख लीजिए। गांधी ने सर्वोदयी समाज में संपत्ति के स्वामित्व और वितरण की समस्या का भी समाधान किया।
गांधी ने सर्वोदय समाज में संपत्ति के स्वामित्व और वितरण की समस्या का भी समाधान किया। संपत्ति के स्वामित्व और वितरण की समस्या का भी समाधान किया। पूंजीवादी चिंतन यह मानता है संपत्ति के स्वामित्व और वितरण की समस्या का भी समाधान किया। पूंजीवादी चिंतन यह मानता है कि संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व है। पूंजीवादी चिंतन यह मानता है कि संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व है। समाजवादी चिंतन का विचार है कि संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व है। समाजवादी चिंतन का यह विचार है कि संपत्ति पे राज्य का स्वामित्व है। संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व है। इसके विपरीत गांधी ने आध्यात्मिक और नैतिक तर्क का प्रयोग करते हुए कहा आध्यात्मिक और नैतिक तर्क का प्रयोग करते हुए कहा कि संपत्ति पर ईश्वर का स्वामित्व है। और व्यक्ति केवल संपत्ति का संरक्षक मात्र है। संपत्ति पर ईश्वर का स्वामित्व है और व्यक्ति केवल संपत्ति का संरक्षक मात्र है, ट्रस्टी है। अच्छा, ये बात तो आप समझ रहे हैं। मालिक होने ट्रस्टी होने में फर्क है। मालिक होने का मतलब है कि संपत्ति का जैसा चाहे आप प्रयोग करें। यानी ये भी बात तो हमारी परंपरा में सबे भूमि गोपाल की, यानी आध्यात्मिक व्यक्ति, यही तो आध्यात्मिक अप्रोच है। जब हम ईश्वर के हैं तो संपत्ति किसकी हो गई? ईश्वर की हो गई। और सभी संपत्ति ईश्वर की, यानी पूंजीवाद समाजवाद दोनों इस समस्या के समाधान करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? पूंजीवाद कहते हैं व्यक्ति का संपत्ति का स्वामी व्यक्ति होगा तो फिर वितरण की समस्या तुरंत खड़ी होगी। समाजवादी कहते हैं संपत्ति का स्वामी राज्य होगा तो राज्य की शक्तियां अपने आप बढ़ जाएंगी। और वितरण, आज भी समाजवादी इस बात में माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर में संपत्ति का वितरण किया कैसे जाए। और हकीकत की बात है, देखिए, जब भी लोग कहते हैं कि समाज में गांधी का विचार ठीक नहीं है, दान से कोई काम नहीं चलता, ये सब नैतिक बातें हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक तो सीधा है, कभी आप जिन लोगों ने बीएचयू में पढ़ा हो, बीएचयू को भी देखिए। हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। विदेशों में इतना बड़ा कैंपस आप शायद नहीं देख पाएंगे, तो खैर हमारे विदेशों में तो कुछ कैंपस हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने डाइवर्सिटी के साथ इतना बड़ा विश्वविद्यालय के व्यक्ति ने बना दिया या समाज के दान ने बना दिया। मालवीय जी के पास इतना पैसा कहाँ से था? लेकिन वो नैतिक व्यक्ति थे, कि ईमानदार व्यक्ति थे, समाज को कुछ देना चाहते थे, इसलिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। और कई बार तो हम इस बात को व्यक्त भी करते हैं कि समाज में 2 लोगों का सम्मान बहुत कम कर पाए जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे। अहमद खान, जिन्होंने किस यूनिवर्सिटी की नींव रखी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मालवीय जी भाई शिक्षाविद थे। हमने आदर्श किसको बना दिया? पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, ठीक है, उनका भी एक सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा तो शिक्षाविद का सम्मान होना चाहिए। इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना लिया केवल दान से। आप देखेंगे वहाँ हॉस्टल में आगे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने कोई हॉस्टल बनवा दिया, सबको पकड़ के। और मालवीय जानते थे भारत की परंपरा में मूल बात कहाँ छिपी, कहाँ से समाज को बदला जा सकता है। तो एक उनका बड़ा फेमस किस्सा है कि एक बार किसी अंग्रेज वायसराय को लिवा कर गए, उनका चलिए आपको कुंभ मेला दिखाते हैं। तो हेलीकॉप्टर पर दोनों लोग बैठे थे, सर्वे हो रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी, इतनी बड़ी भीड़ तो कभी देखा नहीं था। अंग्रेज कुंभ मेला में इतनी करोड़ों की भीड़ दिख जाए,
तो अंग्रेज अधिकारी का देखिए, वही भौतिक आदमी, उसका दिमाग कहाँ गया? उसने कहा इतने लोगों को बुलाने में निमंत्रण कार्ड पर कितना खर्च आया होगा। मालवीय ने जवाब दिया, ये ऐसी भीड़ है जिसके लिए कोई इनविटेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना इनविटेशन के लोग आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति घर में एक छोटा सा कैलेंडर है, उस तिथि पर ये वहाँ जमा हो जाता है बिना बताए। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, वो दान करता है, 2 ही पैसे सही, 5 ही पैसे सही। और आपको लगता नहीं? इसीलिए अगर संपत्ति ईश्वर की देन है, हम ईश्वर की देन है, तो हम बाकी समाज का हिस्सा कैसे ले सकते हैं? दान के द्वारा। यहीं पर अपरिग्रह की बात आती है, यहीं पर अपरिग्रह की बात आती है। और हकीकत की बात देखिए, आज भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आप देखेंगे, मैकडोनाल्ड हमारे यहाँ से पैसा कमा गया, अगर हमारे यहाँ से एप्पल पैसा कमाएगा तो एप्पल कौन सा सामाजिक काम कर रहा है? लेकिन कम से कम हमारे व्यापारी अपनी संपत्ति यहीं, माली संपत्ति कमाए भी संपत्ति यहीं छोड़ के जाएंगे, अगली पीढ़ी उसका प्रयोग करेगी। इसलिए गांधी ने कहा था कि जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं उनका नैतिक उत्थान होगा। नैतिक उत्थान का मतलब है आप अपरिग्रह करिए। नैतिक उत्थान का मतलब है आपको संपत्ति से ईश्वर की देन है, ईश्वर ने आप पे विशेष कृपा कर दी, इसे संपत्ति दे दी, इसमें सभी का हिस्सा है। इसे जो भी आपके उपयोग से आवश्यकता बचे उसको क्या कर दीजिए? दान कर दीजिए। ये आत्मिक परिवर्तन है, नैतिक परिवर्तन है, या वो वैधानिक परिवर्तन है? आज भी आप देखेंगे इस्लाम में ज़कात की परंपरा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलती है। बहुत वहाँ पे सब लोग दान करते हैं, दान धार्मिक कारण से करते हैं, वैधानिक कारण से नहीं। अब साम्यवाद ने क्या कहा? संपत्ति छीन लेंगे। जैसे छीनने की बात आप करेंगे, आप याद रखिए, समाज में परिवर्तन, जो भी समाज में एक बात याद रखिए, विद्वेष पैदा करता है। जो समाज में ये बता दे, राजनीति का सबसे घृणित रूप क्या है, ये बता दिया जाए कि आपके दुश्मन है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग समय समय पर दुश्मन पैदा कर दिए। आप पूरा विचारधारा पढ़ लीजिए, कभी दुश्मन कोई प्रजाति विशेष हो गया, कभी जाति विशेष हो गया, कभी वर्ग विशेष हो गया। पॉलिटिक्स में दुश्मन ही तो खड़े किए गए। और छोटा सा जीवन है, दुश्मन इस जीवन में खत्म, कभी का पति ही दुश्मन हो गया। अरे कितना बुरा विचार दोस्तों। मैं नारीवाद पढ़ के बहुत दुखी हो जाता हूँ, मार्क्सवाद पढ़ के और दुखी हो जाता हूँ, फांसीवाद पढ़ के टोटे टोटे हो जाता हूँ। हर जगह झगड़ा, प्रचंड लड़ाई। क्या समाज को बदलने कोई होले होले का तरीका नहीं हो सकता क्या? इसे यकीन मानिए, भारत को बदला जा सकता है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा। दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने पतंजलि का, आप देख लीजिए, बाबा रामदेव ने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है दान के भरोसे। अभी भी समाज में लोग पैसा देने को तैयार हैं, लेने वाला व्यक्ति नहीं है जो इतना साहसी हो, नैतिक हो, समाज के लिए काम कर सके। और हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा मंदिर का चंदा भी खा जाते हैं लोग। क्या बताएं भैया, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अब ये भी प्रवृत्ति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं है, लेकिन हकीकत की बात है कि उससे अच्छे लोग भी समाज में विद्यमान हैं जो ऐसे काम करना चाहते हैं। अब पश्चिम में क्या सीख रहा है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया, दान ही तो। अगर वारेन बफेट ने कहा हम दान कर रहे हैं, आजकल सब पूंजीपतियों में होड़ मची है, दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं गांधी बाबा इनकी आत्मा में तो नहीं बैठ गए हैं क्या? गांधी बाबा के हिसाब से दुनिया दिख रही है और हमने क्या मान लिया? गांधी अप्रासंगिक, गांधी नैतिक। गांधी नैतिक या व्यवहारिक? राजनेता या संत? अरे यही तो द्वैतवाद है। हम द्वैत, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, राजनीति, धर्म, नैतिकता, राजनीति, सबको बांट बांट के रखा है। और यही तो उत्तराधुनिकतावाद कहता है, जीवन के देखने कई नजरिए हैं, आप एक ही नजरिए का प्रयोग मत करिए। आपको लगता नहीं कि 21वीं शताब्दी में गांधी बाबा को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है? इसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या आपने देखा? लगे रहो मुन्ना भाई में। गांधी बाबा किसमें आए थे? तो अलग अलग तरीके से गांधी को चित्रित किया गया। अब आगे लिखा आपने, संपत्ति का संरक्षक मात्र है, इसीलिए व्यक्ति को अपरिग्रह का विचार अपनाना चाहिए। और जो संपत्ति उसके उपयोग से अधिक है, जो संपत्ति उसके उपयोग से अधिक है, उसे वह दान कर दे।
जो संपत्ति व्यक्ति उपयोग से अधिक है उसे वह दान कर दे। और दान के अनेक प्रकार हैं। जो संपत्ति उसके उपयोग से अधिक है उसे दान कर दे। और दान के अनेक प्रकार हैं, जैसे श्रमदान, भूमि दान, ग्राम दान। जैसे श्रमदान, भूमि दान, ग्राम दान। दान के अनेक प्रकार हैं। तो दान हर व्यक्ति कर सकता है। अब ये नहीं कि पैसा नहीं, श्रम दान करो, कोई संपत्ति दान कर दे, कोई ग्राम दान कर दे। ग्राम का मतलब है कि, और यही बात विनोबा भावे ने प्रैक्टिस की, इसलिए आप देखेंगे भारत में आज़ादी के बाद भूमि सुधार के मामले पर विनोबा भावे ने ग्राम दान की पहल की और उसका काफ़ी असर भी हुआ। इसका मतलब देखिए, जबकि दो तरीके थे। एक तो भूमि को हम सुधारना चाहते थे विधि बनाकर, लैंड रिफॉर्म एक्ट उतना प्रभावशाली नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने जमीन को हस्तांतरित कुत्ते, बिल्ली और हनुमान जी के नाम पे कर दिया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा इस जमीन का मालिक कौन? कहा हनुमान जी। मैंने कहा हनुमान जी? हाँ, सच में हनुमान जी के नाम पे जमीन है, क्योंकि मंदिर बनेगा उस पर। तो उस तरीके से जमीन बचा लिया। कुछ जमीन कुत्ते के नाम बेनामी संपत्ति भारत में भरी पड़ी है। इसका मतलब उसका आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं किया गया। और दूसरी बात है कि दूसरा, भूमि सुधार के लिए हिंसात्मक तरीके माओवादियों ने अपनाए, तो कहाँ सफल हो पाया? क्योंकि जब भी आप लोगों में घृणा प्रतिशोध पैदा करे कि मामला गड़बड़ाया। इसे दान कर दे। गांव दान का मतलब है, एक ऐसा कोई गांव होगा जहाँ पे कम लोगों का निवास है, तो पूरी गांव की पूरी जमीन किसको दी जाएगी? बाकी लोगों को बाहर से लाके बसा दिया जाएगा, जिनके पास जमीन है ही नहीं है। ग्रामदान हो गया। तो समाज ही बदला। यानी समाज जब हम सर्वोदय की बात करते हैं, समाज में समानता होनी चाहिए, सभी को उदय होना चाहिए। मामला सर्वोदय का है, इसी को आधुनिक शब्द में समाजवाद कहा जाता है। गांधी ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया नहीं। गांधी कहा करते थे कि सब समाजवाद, उदारवाद सब आधुनिक भौतिकवादी विचारधारा के परिणाम है। और आधुनिक भौतिकवादी विचारधारा की नींव ही गलत मार्ग पर टिकी हुई है, भौतिकवाद के मार्ग पर टिकी हुई है। इनके परिवर्तन का तरीका ठीक नहीं है। इस बात इन्होंने इनकार ही कर दिया। जबकि कैसा व्यक्ति आप देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, बहुत सारे लोग जो भारत से लंदन गए, उसमें दो किस्म के लोग थे। एक तो जो भारत से लंदन और अमेरिका गए, वो वहाँ से वैचारिक रूप में यूरोपी बनकर आए। और दूसरे श्रेणी के लोग वो थे जो वहाँ लंदन वगैरह गए, ज़्यादा कठोर भारतीय बनकर उभरे। तो हिंद स्वराज आगे हम बात कर देंगे। गांधी ने उस लंदन को पहले देख लिया था। आधुनिक सभ्यता के पहली समस्या गांधी ने वहाँ पे बड़े बारीक तरीके से देखा था। और हकीकत मार्ग बात करेंगे, गांधी ने जिन जिन विषयों पर बात की थी, आज पूरी दुनिया में चीज़ें दिखती हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम उठाई थी, वहाँ वहाँ चीज़ें दिख रही हैं। इससे जब हम सर्वोदय की बात करेंगे, उसमें संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आएगा। सर्वोदय की बात करेंगे, समाज के उत्थान की बात आएगी। तो आप कहेंगे सर ये बताओ, यही तो समाजवाद कहता है। तो अब सही मायने में गांधी के विचार में समाजवाद तो ही है, लेकिन वो समाजवाद से इस मामले में मार्क्सवाद से डिफर करते थे कि तरीका एक जैसा नहीं था, चिंतन एक जैसा नहीं था। उनका चिंतन भारतीय है। और इसी सर्वोदय फिर क्या कहा गया, इसे अब किसी चीज़ को हम लिखते कैसे हैं? सर्वोदय पर कभी शॉर्ट नोट्स आ जाए तो सर्वोदय पर नैतिक पक्ष लिखेंगे, उत्थान होना चाहिए। लेकिन सर्वोदय का मामला प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात अब जरूर लिखेंगे। बिना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, श्रम की गरिमा, ये बात जब तक नहीं लिखेंगे सर्वोदय कैसे होगा? और सर्वोदय को फिर समाजवाद से कंपेयर कर दीजिए कि दोनों के मतलब दोनों ही समाज में समानता की बात करते हैं, विषमता खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन तरीके, फिलॉसफी अलग अलग है। इसे गांधीवाद न मार्क्सवाद है और न ही समाजवाद है, क्योंकि ये सब आधुनिकता की उपज है। गांधी से नहीं मानते। आगे लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है। नहीं, गांधी ने असल में इस पे कोई चिंतन फांसीवाद उदारवाद पे बहुत ऐसा नहीं कहा कि एक जैसा है। उनका कहना था, अगर हम बात को हिंद स्वराज में देखें तो उनका कहना था कि आप तो कहते हैं उदारवाद है। अरे उदारवाद आपके लिए होगा, अगर ये उदारवाद है तो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्या है? आप कहते हो बहुत सभ्य हैं, आप कहते हो कि हमने आज़ादी दी, लोकतंत्र दिया, तो आपकी आज़ादी दुनिया के शोषण का साधन बन गई है। और जरा सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया ने जो आधे दुनिया को नियंत्रित की हुई थी, और वो कहा करती थे हम उदारवादी हैं, वो कहा करती थे हम दुनिया को सभ्य बना रहे हैं। गांधी को इसी बात पे बहुत हैरत थी
गांधी कहा करते थे न तो आपकी सभ्यता सही सभ्यता है, न आप एक तथाकथित उदारवादी हैं, क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति भौतिकवादी है, संपत्ति का केंद्रीकरण है, जो पूरी दुनिया में समस्या बनकर उभर रही है। इस पर हिंदू स्वराज ने विचार किया है। इन्हें साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का मूल कारण क्या है? आधुनिक सभ्यता। अच्छा, पश्चिमी सभ्यता कहने से अपने आप को बसते हैं, क्योंकि पूरा पश्चिम का डिस्प्यूट एक अलग किस्म का मामला बन जाएगा। क्या लिखा आपने? हाँ, अगला लास्ट अगले पैराग्राफ से लिखिए गांधी के। तो सारे प्रश्न मैं भी जमा कर ले रहा हूँ, कि मुझे पता है कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका उत्तर हो सकता है बाद में मिल जाए। क्या लिखा आपने? गांधी के सर्वोदय के इसी विचार को सामुद्रिक वृत्त, ओशियनिक सर्किल, गांधी के सर्वोदय किसी विचार को सामुद्रिक वृत्त, समुद्र का वृत्त या ओशियनिक सर्किल का नाम दिया गया। ओशियनिक सर्किल का नाम दिया गया, जिसके अनुसार समुद्र की छोटी लहर बड़ी लहर बनाती है। समुद्र की छोटी लहर बड़ी लहर का निर्माण करती है। समुद्र की छोटी लहर बड़ी लहर का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार समाज की प्रत्येक छोटी इकाई समाज की प्रत्येक छोटी इकाई बड़ी इकाई के भलाई के लिए कार्य करेगी। समाज की प्रत्येक छोटी इकाई बड़ी इकाई की भलाई के लिए प्रयास करेगी। अभी कुछ लिख लीजिए। पहला, समकालीन नारीवाद लिख लीजिए। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के वर्तमान विश्व में नारीवादी विचारधारा के अनेक स्वरूप प्रकट होते हैं। नारीवादी विचारधारा के अनेक स्वरूप प्रकट होते हैं। जूडिथ बटलर। अच्छा, एक बात, हमेशा जब भी कोई आप आंसर लिखते हैं, हम नाम इसलिए बता देते हैं कि रेफरेंस अच्छा होता है, उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप याद रखिए, उत्तर में पहली प्राथमिकता हमेशा क्लियरिटी और प्रिसिशन को ही दी जाती है। आपके विचार कितने स्पष्ट है, आपकी मान्यताएं कितनी स्पष्ट हैं, तो इस बात को पहली प्राथमिकता। इसलिए कभी नाम वगैरह का बहुत दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जो काम चीज़ें होंगी याद हो जाएंगी। न भी याद हो तो सबसे बड़ी बात होती है जो आप लिख रहे हो क्लियर है कि नहीं। कंपैरिजन करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पर हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकेडमिक्स में यूपीएससी में यहाँ फ़र्क हो जाता है। तो बात क्लियरिटी के साथ लिखिए, टू दी पॉइंट के साथ लिखिए, तो अपने आप आपको ठीक नंबर मिलेंगे। क्या लिखा आपने? जूडिथ, क्या लिखा आपने? हाँ, जूडिथ बटलर के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के
महिलाओं और पुरुषों के हितों को सार्वभौमिक रूप में प्रकट करना। महिलाओं और पुरुषों के हितों को सार्वभौमिक रूप में प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है। महिलाओं और पुरुषों के हितों को सार्वभौमिक रूप में प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि विश्व में महिलाओं के हितों में भी ऑनलाइन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तब तक एक हम आपको तो क्या लिखा जुडिथ बटलर को, यानी जुडिथ बटलर का सिंपल सा ही कहना है। अभी तक आप देखेंगे ऐसा हमने नारीवाद दिखाने में बताया कि एक तरफ पुरुष है, दूसरी तरफ महिला है। पुरुष और महिला दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन अब सवाल है गे को किस में रखेंगे, LGBT किस में रखेंगे, किन्नर किस में रखेंगे, पुरुष में या महिला में? अब ये बड़े विवाद का विषय आ गया। इसलिए अब देखेंगे कि अभी तक जो हमने नारीवाद का स्वरूप पढ़ा, ऐसा लगा कि दो वर्ग के बीच की लड़ाई है। आपको लगता है यही बात मार्क्सवाद में नहीं हुई? यही मान्यता अगर सैद्धांतिक तौर पे देखें, यही समस्या तो हर जगह उत्पन्न हो रही है कि जब किसी चीज़ की हम सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यानी महिला की यूनिवर्सल कैटेगरी है, समरूप श्रेणी है और पूरी दुनिया में महिलाओं की समस्याएं एक जैसी हैं, ऐसा ही तो माना गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्क्सवाद में भी यही चिंतन रहा कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीवादी वर्ग एक दूसरे के खिलाफ आएंगे? तो ये मान लिया गया पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग का हित एक ही है। लेकिन समय के बदलाव के पश्चात कैसे सर्वहारा वर्ग के हित बदले, तो उसमें कोई मैनेजर आ गया, कोई इंजीनियर आ गया, तो सर्वहारा वर्ग ऐसा तो नहीं रहा। इसे जुडिथ बटलर ने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि महिलाओं कोई सार्वभौमिक कैटेगरी नहीं है। इसका मतलब है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कल्चर के आधार पे, तो हो सकता है ईरान की महिलाओं के इंटरेस्ट अमेरिकी महिलाओं जैसे न हो, अश्वेत महिलाओं के इंटरेस्ट श्वेत महिलाओं जैसे न हो। और ये डिबेट तो भारत में भी चला था। जब भारत में संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी, वो पहली बार हमारे यहाँ लोकसभा में महिला आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत हुआ था 1996 में। उसके बाद कई बार विधेयक प्रस्तुत हुआ, आज तक पारित नहीं हो पाया। और जब 1996 में विधेयक प्रस्तुत हुआ तो इसका जो विरोध किया था, उस समय शरद यादव RJD के नेता थे और उन्होंने एक बड़ा बयान ऐसा दिया था जो महिलाओं से बड़ी आपत्ति व्यक्ति थी और वो उससे महिलावादी के हिसाब से वो ठीक नहीं बयान था। फिर भी मैं उन्हीं के बयान को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बयान नहीं है, मैं किसी दूसरे कोर्ट तो कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था, और वो ये अंतर दिखा रहे थे कि जो हम यहाँ जुडिथ बटलर जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो उन्होंने ही बताया, मतलब ये बताने का प्रयास कर रही हैं तो उन्होंने ही बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत में महिलाओं का आरक्षण होगा तो महिलाओं का आरक्षण में जाति का भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार की महिलाएं हैं, एक परकटी महिलाएं, एक सामान्य महिलाएं। परकटी महिलाओं को उनका मतलब था ऐसी महिलाएं जिनके बाल छोटे हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो शहरों में हैं, ऐसी महिलाएं जिनके बाल बड़े हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कितना उचित है कितना अनुचित है वो तो शरद यादव ही जाने, लेकिन ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो यही ये भी कह रही हैं, यानी पूरी दुनिया में महिला के हित एक जैसे नहीं हैं। इसलिए आप देखेंगे कि और कहीं न कहीं 1900 आगे हम आपको एक बात याद दिला देंगे, 1970s के बाद जब उत्तर आधुनिकतावाद की मान्यता दुनिया में आती है तो उत्तर आधुनिकतावाद ने यही कह दिया कि एक हम सामान्य बात कहते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पुरुष महिला, सर्वहारा मजदूर। इस तरीके से समाज का चित्रण करना ठीक वैसा जैसे ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर होते हैं दुनिया में। दुनिया सतरंगी है, तो दुनिया सतरंगी है तो ज्ञान और नज़रिया भी सतरंगी हो सकता है। देखो ये तरीका ठीक नहीं है कि पुरुष महिला सर्वहारा मजदूर, ये ज्ञान को जानने का संकीर्ण तरीका है, समाज को व्याख्यायित करने के
तरीके ठीक नहीं है। इसलिए महिलाओं में भी तमाम प्रकार के मतभेद हो सकते हैं और पुरुषों के बीच भी। तो स्वाभाविक रूप में, और ख़ासतौर पर अगर नारीवादी आंदोलन नारीवादियों का है, तो यहाँ पुरुषों के बीच मतभेद मायने नहीं रखता। मतभेद मायने रख रहा है महिलाओं के बीच ही। तो महिलाओं के बीच में श्वेत अश्वेत के मामले अलग हैं। यानी केवल समाज में डिस्क्रिमिनेशन का आधार जेंडर ही होता है, या उसके साथ रेस, कास्ट और नेशनलिटी को भी मिलाया जाए। जब हम जेंडर के साथ रेस, कास्ट और नेशनलिटी को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? समकालीन नारीवाद। तो केवल जेंडर ही एक कैटेगरी नहीं है समाज के डिस्क्रिमिनेशन की। और जब भी कोई ये कैटेगरी मानेगा, चाहे मार्क्स ने माना हो चाहे नारीवादियों ने माना हो, तो क्या अर्थव्यवस्था समाज के विभाजन की केवल एक कैटेगरी है? नहीं है। तो ऐसे जेंडर भी नहीं हो सकता। आगे लिख लीजिए। क्या तो इनकी बात क्या लिखा आपने? इनके अनुसार जुडिथ बटलर ने कहा, महिलाओं के हितों में भी निम्नलिखित आधार पर विभेद विद्यमान है। महिलाओं के हितों में भी निम्नलिखित आधार पर विभेद विद्यमान है। पहला, प्रजाति, रेस। महिलाओं के हितों में भी निम्नलिखित आधार पर विभेद विद्यमान है। पहला, प्रजाति। दूसरा, धर्म। पहला प्रजाति, दूसरा धर्म, तीसरा राष्ट्रीयता। अगले पैराग्राफ से इनका तर्क है कि नारीवादी आंदोलन के समक्ष वर्तमान चुनौती लेस्बियन, गे, या खासतौर पे गे तो हटा दीजिए, लेस्बियन, एलजीबीटी, एक ही बात में सारी बात लिख दें तो क्या होगा? एलजीबीटी या लेस्बियन। अच्छा, लेस्बियन का मतलब होता है वे महिला, यानी वे महिला जो महिला के साथ ही संबंध बनाए, लेस्बियन। वे पुरुष और पुरुष के साथ संबंध बनाए, गे। पुरुषों के साथ समलैंगिक संबंधों, गे। महिलाओं के साथ परस्पर संबंधों को लेस्बियन। और क्वीर किसे कहा जाता है, या कीर किसे कहा जाता है? किन्नर। तो किन्नर को कहाँ रखेंगे? यानी कुल मिला के एक शब्दों में कहा जाए तो एलजीबीटी को आप कहाँ रखेंगे? जीटीबी नहीं, एलजीबीटी। आगे लिख लीजिए। जुडिथ बटलर वर्तमान चुनौती लेस्बियन और एलजीबीटी के मुद्दों को लेकर है। एलजीबीटी के मुद्दों को लेकर है। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। एल लेस्बियन, जी गे, बी बाइसेक्सुअल, जी टी ट्रांसजेंडर। अब बताइए, जमाना ही बदल गया। पहले तो हम सोचते थे नारी है या पुरुष है, महिला है। अब पता ही नहीं चल रहा ट्रांसजेंडर है कि गे है कि लेस्बियन है कि क्या है। अब ये अंतर करना बड़ा मुश्किल है। अंतर के बारे में इतना दिलचस्पी आप मत रखिए, हम नहीं बताएंगे। आगे लिख लीजिए। कई लोग बहुत इतने निगाह से देख रहे हैं कि मतलब अब ये भी विश्लेषण का विषय बनेगा। ये क्या लिखा आपने? मुद्दों को लेकर है, इसलिए महिलावादी विचारधारा
या नारीवादी विचारधारा। इसलिए महिलावादी विचारधारा या नारीवादी विचारधारा में अनेक उपसमूह स्वाभाविक रूप में जुड़ गए हैं। महिलावादी विचारधारा या नारीवादी विचारधारा में अनेक उपसमूह स्वाभाविक रूप में जुड़ गए हैं, जो उत्तर आधुनिक विचारों के भी परिणाम है। उत्तराधुनिक के बारे में आपको हम बताएंगे आगे। जो उत्तराधुनिक विचारों के भी परिणाम है, उत्तराधुनिक विचारों के भी परिणाम है। इसलिए वर्तमान विश्व में अश्वेत नारीवाद, नारीवाद के कई स्वरूप आ गए हैं। अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद, नारीवाद में अनेक नारीवादी विचार जुड़ गए हैं। अश्वेत नारीवाद, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद, अश्वेत नारीवाद, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद। अच्छा, अश्वेत नारीवाद की बात कौन करता है? नोट्स में आपने पढ़ा? नाम मैं पूछ रहा हूं। कौन? तो नोट्स में नाम हम लिखा है कि नहीं? तो कौन पढ़ के आएगा? कोई कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग। कमाल की बात है। मतलब इसे कहते हैं सबसे खराब तुक्का मारना। मैं तुक्का भी मारा जाता है, थोड़ा सा महिला का नाम बताई होती है। नारीवादी आंदोलन में नाम किसका बता रहे हैं? पुरुषों का। तो क्या लिखा आपने? अश्वेत नारी लिख लीजिए। तीसरा भी थोड़ा रुक के बताएंगे, दो तो लिख लीजिए। अश्वेत नारीवादियों ने यही पूरा भी कहाँ हुआ, पूरा तो बताया ही नहीं। ये पूरा वो अब तो जब बताएंगे तब तो पूरा होगा। ये दो प्रकार के हैं, बस इतना ही बताया मैंने। वर्तमान नारीवाद के निम्नलिखित रूप है, यही तो है। नारीवाद के निम्नलिखित रूपांतरण है। पहला आप सेंटेंस इधर उधर इतना कर ही सकते हैं, मुझे भी सेंटेंस याद थोड़ी रहता है। पहला क्या है? अश्वेत नारीवाद लिखिए। अश्वेत नारीवादियों ने यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका में जो नारीवादी आंदोलन उत्पन्न हुआ, उसने केवल श्वेत महिलाओं की उसमें केवल श्वेत महिलाओं के सरोकारों का ध्यान रखा गया। उसमें केवल श्वेत महिलाओं के सरोकारों का ध्यान रखा गया, जबकि अश्वेत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के अलावा प्रजाति भेदभाव भी विद्यमान है।
अश्वेत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के अलावा प्रजाति भेदभाव भी विद्यमान है, जिस पर नारीवादी आंदोलन ने कभी विचार नहीं किया, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद के समर्थकों ने कहा, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद के समर्थकों ने कहा कि एशियाई अफ्रीकी महिलाएं उत्तर उपनिवेशवाद के नारीवादी समर्थकों ने कहा कि एशियाई अफ्रीकी महिलाएं जेंडर भेदभाव के अलावा जेंडर भेदभाव के अलावा उपनिवेशवादी मान्यताओं और विचारों से भी पीड़ित और शोषित हैं। उपनिवेशवादी मान्यताओं और विचारों से पीड़ित तथा शोषित हैं, क्योंकि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा एशियाई अफ्रीकी समुदाय के लोगों को असभ्य, अशिक्षित और अशिक्षित रूप में पेश किया गया। एशियाई अफ्रीकी समुदाय के लोगों को असभ्य और अशिक्षित रूप में पेश किया गया। ये भी अपने आप में बहुत स्पष्ट बात है। यानी ये उत्तर उपनिवेशवादी का मतलब है कि जो उपनिवेशवादी व्यवस्था से पीड़ित थे, यानी एशिया में आज भी आप देखेंगे कि अब चूंकि पश्चिम के पहनावे तो अलग हैं, इसे कोई पश्चिम की महिलावादी विचारक और भारतीय महिलावादी विचारक से मिलती है तो वो ये मानती है कि जो भारतीय महिला के पहनावे हैं वो उसको गुलाम बनाते हैं। पश्चिम के लोगों ने जैसे मुस्लिम महिलाओं के बारे में विचार बना रखे हैं कि बुर्का इज़ अ मूविंग जेल, कि जो इनको ऐसा स्कार्फ नहीं पहनना चाहिए, बुर्का नहीं पहनना चाहिए। तो सवाल ये है कि उनके विचार, अगर हम देखें कि उनके विचार हो सकता है कि देश काल संस्कृति के हिसाब से पहनावे अलग अलग हों। अब नारीवादी होने का ये मतलब नहीं होता कि सभी लोग स्कर्ट और जीन्स ही पहन लें, और इस वजह से ख़ास तौर पर जुडिथ बटलर ने ईरान की महिलाएं, अफ़गानिस्तान की महिलाएं, इनकी पीड़ा ख़ास तौर पर उजागर की है, क्योंकि कई बारे में देखेंगे आप कि जब पश्चिम के लोगों ने जैसे अफ़गानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात की, जब भी पश्चिम के लोग शांति सेनाओं को तैनात करते हैं, चाहे अफ्रीका में तैनात हो चाहे अफ़गानिस्तान में तैनात हो, तो उसमें देखा गया कि सैन्य बलों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ वो महिलाओं के खिलाफ हुआ। लेकिन अब क्या नारीवादी इन आंदोलन को उठाएंगे? तो इसलिए जो कहा जाता है कि जो वर्तमान नारीवाद का रूप है कि हो सकता है कि भेदभाव की अनेक परतें हैं, आप इतने सामान्य तरीके से नहीं कह सकते कि केवल पुरुष और महिला का ही मामला है। तो कई लोगों ने इसको ऐसे भी कहना शुरू कर दिया, पोस्ट फेमिनिज्म का दौर। कई लोगों ने इसे ऐसे भी चित्रित करना शुरू कर दिया, शब्दों का हेरफेर है। तो मान लीजिए कई बार एग्जामिनर इस तरीके से पूछे कि उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद क्या है, तो ही बात बोला सब बन के ही बन जाती है। और आजकल जो या उत्तर पोस्ट फेमिनिज्म,
समकालीन दौर का फेमिनिज्म, तीसरे वेव का फेमिनिज्म। तो कई लोग इसी बात को इस तरीके से कहते हैं कि अब तो नारीवाद आंदोलन उतना प्रभावी रहा ही नहीं, अब उतना इसका सशक्त मामला नहीं है। लेकिन नारीवाद हमेशा प्रभावी है और रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अभी मैं किसी लेडी का इंटरव्यू देख रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करती है। उसने यूक्रेन की महिलाओं के साथ की जा रही ज्यादती का उल्लेख किया है। तो आप देखेंगे कि लड़ाई तो, अच्छा बात ध्यान में रखने की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद हम पढ़ते हैं, हम वहाँ थियोरी नहीं पढ़ते, इसी नारीवाद को अप्लाई कर देते हैं। ये हमने पूरी नारीवाद की थियोरी पढ़ी, पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद के इस रूप को अप्लाई कर देते हैं। तो उनका कहना था कि वार तो हो रही यूक्रेन और रसिया के बीच में, लेकिन चाहे वो यूक्रेन के सैनिक हो चाहे रसिया के सैनिक हो, हर जगह महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं। इसलिए नारीवादी आंदोलनों की बहुत आवश्यकता है। और ये कहा भी जाता है, नारीवादी कहती हैं कि महिला होने के नाते उनका कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि अगर पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल व्यवस्था पर कौन काबिज है? पुरुष काबिज हैं। भाई राज्य सरकार पर, अगर सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के लिए है तो राज्य सरकार तो पुरुषों की संस्था है। और राज्य सरकार जब पुरुषों की संस्था है तो राष्ट्रवाद के नाम पर महिलाओं को क्या मिला? राष्ट्रवाद के नाम पर महिलाओं को केवल कुर्बानी ही तो मिली। इससे महिलाएं तो इतना कहती हैं कि राष्ट्र, उन महिला होने के नाते उनका कोई राष्ट्र नहीं है। जैसे कि श्रमिकों कोई राष्ट्र नहीं, श्रमिक भाई जहाँ जाए वहीं शोषित है, और इनका कहना कि महिला जहाँ जाए वहीं शोषित है। तो ये वर्तमान चरण आ गया और इसमें नारीवाद आंदोलन के संघर्ष अलग अलग किस्म से देखे। इसे अब इसमें देखेंगे नारीवादियों की समस्या कहाँ को लेकर है? पोर्न को लेकर है, अश्लीलता को लेकर है, वार को लेकर है, निर्जातीय संघर्ष को लेकर है। तो नारीवादी आंदोलन खत्म मान लेना ये ठीक नहीं है। हाँ, ये बात तो जरूर है। यहीं पर उदारवाद से कंपेयर करिए। अगर हम फांसीवाद हमने पढ़ लिया, मार्क्सवाद पढ़ लिया, नारीवाद पढ़ रहे हैं। उदारवाद प्रभावी इतना ज़्यादा इसलिए है कि उदारवाद विचारधारा के साथ व्यवस्था का भाग है, और इसलिए उदारवाद का दावा है कोई भी समस्या हो हमारे पास समाधान है। महिलाओं को भी भले ही उग्र नारीवादी कहें कि राज्य पितृसत्तात्मक सत्ता है, राज्य पुरुषों का संस्थान है, लेकिन हकीकत की बात है कि महिलाओं को अधिकार इस राज्य से ही तो मिला है, क्योंकि राज्य विहीन व्यवस्था तो हम बना नहीं सकते। और अभी राज्य जिस फाउंडेशन पर बना हुआ है वो संविधानवाद, उदारवाद, यही फाउंडेशन तो है उसके। इस वजह से व्यवस्था के रूप में तो उदारवाद ही अभी है। बाकी फांसीवाद खत्म हो गया, मार्क्सवाद चरमरा कर गिर ही पड़ा। एक दो देशों में उसका एग्जाम्पल है। इस वजह से जो व्यवस्था हावी दिखती है वो तो उदारवाद है। लेकिन नारीवाद के आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि महिलाओं के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो विचारधारा के माध्यम से, उसी के द्वारा दुनिया में महिलाओं के हितों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष हो, चाहे सतत विकास में महिलाओं के हितों का संरक्षण हो, चाहे COP27 में महिलाओं के हितों की बात हो, हर जगह बिना महिला उत्थान के मानवीय उत्थान की कल्पना आज नहीं है। और ये सिद्ध हुआ, यही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। इसलिए हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। लोकतांत्रिक देशों में भी आंदोलन चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें संविधान से नहीं मिली वो नागरिकों की जागरूकता से मिली। तो आगे लिखिए एक दो लाइन में, नारीवादी विचारकों के द्वारा वर्तमान विश्व में पोर्न या अश्लीलता, नारीवादी विचारकों के द्वारा वर्तमान विश्व में पोर्न या अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वर्तमान दौर में विद्यमान यूक्रेन संघर्ष से महिलाएं ही सर्वाधिक पीड़ित और प्रभावित हैं। वर्तमान दौर में विद्यमान यूक्रेन संघर्ष से
महिलाएं ही सर्वाधिक पीड़ित और प्रभावित हैं। और अच्छा, नारीवाद का एक प्रभाव देखिए, अभी मैंने कई फिल्में देखी जो कि बिल्कुल महिला केंद्रित है, ऐसा कभी पहले नहीं था। बहुत सारी फिल्में, डर्टी पिक्चर, पहली बार महिला, अगर 1900 नारीवाद का आंदोलन ये भी बड़ा व्यवहारिक है। 1970 के दशक की फिल्में देखिए तो हीरोइन का मतलब क्या था? हीरो के आगे पीछे दौड़ना। हीरोइन का मतलब था कि हीरो के आगे पीछे दौड़ना। आज हीरोइन सेंट्रिक फिल्में हैं। अभी ओटीटी पे गुड गर्ल बैड गर्ल आई थी, मतलब पूरी फिल्में ही वुमेन सेंट्रिक थी। इसलिए अब पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन अभी भी महिलाओं का आंदोलन किसके खिलाफ है? लैंग्वेज के खिलाफ। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे लैंग्वेज में बड़ी ही आधिपत्य है, लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव नहीं है। और इसलिए जब कहते हैं जैसे कि हमारी हिंदी में भी राष्ट्रपति, महिलाओं के आंदोलन का ही परिणाम है कि भाषा में भी, यानी संरचना भाषा की होती है, केवल संरचना सामाजिक व्यवस्था की नहीं होती। क्योंकि पुरुषों का आधिपत्य समाज में लंबे समय पर रहा तो सारी व्यवस्थाएं उनके अनुकूल है। सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज उनके अनुकूल है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया में सारी गालियां महिलाओं के नाम पे दी जाती है। तो महिलाओं के इस लैंग्वेज के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन है। और ये उत्तराधुनिकता खास बात है कि भाषा को भी ठीक बनाया जाए। जो उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद है वो तो इसी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिव बनाइए, लैंग्वेज को जेंडर न्यूट्रल बनाइए, या कम से कम जेंडर सेंसिटिव बनाइए कि लैंग्वेज में भी एक लिंग विशेष के प्रति बड़ा दुर्भाव है। लास्ट में लिख लीजिए, इसके साथ भाषाई संरचना में विद्यमान पितृसत्तात्मक सत्ता, भाषाई संरचना में विद्यमान पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध भी सुधार की मांग की जा रही है। भाषाई व्यवस्था में विद्यमान पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध सुधार की मांग उठाई गई है। पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध सुधार की मांग उठाई गई है। अंतिम हेडिंग, पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। एक्सप्लेन हमने पहले ही कर दिया। अच्छा, अब जैसे कि अभी तो प्रधानमंत्री ने भी कोई ऐसा मुद्दा किया था और अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति के ऊपर कोई आक्षेप कर दिया था किसी के नेता ने, तो उन्होंने कह दिया था कि राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। और आप देखेंगे बहुत सारे जो जोक हैं, जोक से लेकर गाली तक, ये सब महिलाओं के खिलाफ जाते हैं। इन्हें महिलाओं को आज भी आप देखिए समाज में ऐसी बातें हैं जैसे कि चूड़ी पहन लेना। तो चूड़ी पहन लेने का मतलब क्या है? चूड़ी पहन लेना कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में किसके खिलाफ जाता है? महिलाओं के। तो आप देखेंगे जितनी व्यवस्था में नकारात्मक बातें हैं, गालियां हैं, वो निश्चित तौर पर लिंग विशेष के खिलाफ जाती है, जेंडर विशेष के खिलाफ व्यक्त की जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि इसमें पूरा रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भाषा भी तो विचार और सोच और चिंतन का परिणाम है। तो यहाँ भी रिफॉर्म होना चाहिए। अगला हेडिंग है पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। ये केवल लास्ट वाली बात है, बाकी अब ये भी तीसरे चरण का ही पार्ट है। इको फेमिनिज्म हमने कहा 2 हमने बता दिया, तीसरा ये है। और लेकिन अभी तक एग्जाम में ट्रेंड आप देखेंगे तो हमेशा उदारवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब तो है रेडिकल ही, क्योंकि बाकी सब डाइवर्जन है, बाकी सब उसके मतभेद हैं, बाकी सब उसके रूपांतरण है। एग्जाम में देखेंगे तो अभी तो जो पूछने का ज़्यादा ट्रेंड है, हम ये नहीं कह सकते बाकी बात नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जहाँ पे एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है वो रेडिकल फेमिनिज्म। एक इको फेमिनिज्म एक बार पूछा गया है, और इको फेमिनिज्म है बड़ा सिंपल सा। तो मतलब क्या है आप लिख लीजिए, पारिस्थितिकी नारीवाद, पहला लिख लीजिए। इको फेमिनिज्म या पारिस्थितिकी नारीवाद, पहला पितृसत्तात्मक सत्ता, शक्ति
और विचारधारा का एक स्वरूप है। पितृसत्तात्मक सत्ता शक्ति और विचारधारा का स्वरूप है, जिसके माध्यम से शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है। जिसके माध्यम से शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है। जिसके माध्यम से शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जिसमें शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जिसमें आधिपत्य, प्रभुत्व, जिसमें आधिपत्य और प्रभुत्व अंतर्निहित होता है। शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जिसमें आधिपत्य और प्रभुत्व अंतर्निहित होता है। और जिस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, जिस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रकृति का भी दोहन किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रकृति का भी दोहन किया गया है। अगला पॉइंट, प्रकृति और महिला के सभी गुण एक समान है। प्रकृति और महिला के सभी गुण एक समान है, क्योंकि जो प्रवृत्ति महिलाओं की है, जैसे देखभाल, प्यार, और प्यार, ठीक वही प्रवृत्ति प्रकृति में विद्यमान है। ठीक वही प्रवृत्ति प्रकृति में विद्यमान है। ठीक वही प्रवृत्ति प्रकृति में विद्यमान है। ये बड़ा कल्चर वर्सेस नेचर का बड़ा डिबेट है। प्रकृति का महत्व ज्यादा है, संस्कृति का महत्व ज्यादा है। तो संस्कृति क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता। संस्कृति है पितृसत्तात्मक सत्ता, क्योंकि इसके मालिक हैं अखिल सर। मजाक की बात है भाई। अरे कई लोग तो मजाक की बात है, मतलब भाई कोचिंग का मालिक पुरुष ही है, तो पुरुष है तो मतलब हमने उनका नाम मेरे आ गया मुझे। तो हमने पहले कहा था कोचिंग के सारे टीचर, इसका मतलब है पितृसत्तात्मक सत्ता। संस्कृति क्या है? इसमें हमेशा आधिपत्य होता है। अब संस्कृत किसी कोचिंग का नाम नहीं, व्यवस्था का नाम है। तो यानी संस्कृत का मतलब जहाँ पितृसत्तात्मक सत्ता हो, संस्कृत का मतलब जहाँ आधिपत्य हो, संस्कृत का मतलब जहाँ ताऊ की लाठी हो, जहाँ विवेक हो,
संस्कृत का मतलब जहाँ विवेक हो, जहाँ तर्क हो और जहाँ स्वाभाविक रूप में आधिपत्य हो, ये कल्चर की बात होती है। तो ये मान्यता दी सुजान ग्रिफिन, मैरी डेल, वंदना शिवा। सुजान ग्रिफिन, मैरी डेल, वंदना शिवा। तो संस्कृत का मतलब जहाँ पितृसत्तात्मक सत्ता हो, जहाँ आधिपत्य हो, जहाँ गैर बराबरी हो, समाज कैसा हो, सोपानिक हो। आधिपत्य में सोपानिकता होगी ही, क्योंकि आप देखेंगे सोपानिक का मतलब है कहीं न कहीं यहाँ पे इस बात का उल्लेख होता है पुरुष और महिला में गैर बराबरी ही तो है। भाई महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी पुरुषों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, और रोज कुटती पिटती रहती हैं, और वो इसलिए व्रत करती हैं कि उनकी लंबी उम्र हो जाए, से कुटाई पिटाई जारी है। बताइए इतना भोलापन ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये क्या है? ये कल्चर है। और ये कल्चर क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। और इधर प्रकृति क्या है? प्रकृति में आप याद रखिए, धरती को देखिए, धरती हमें सब कुछ दे रही है, कुछ पैसा लिया। प्रकृति क्या है? जो माँ है, उसमें भेदभाव नहीं है। और ये बात अभी आप देखेंगे महिलाओं में ऐसी भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं दिखती। यदि अभी मैंने कहा कि कभी कुछ मुझे लड़कियां ही आके बता रही थी कि उनके हॉस्टल में सीनियर उन्हें बहुत तंग करती हैं। हमने कहा नारीवाद खिलाफ है, उनको जाके नारीवाद बताओ, और ऐसे लोग नारीवाद नहीं पढ़े हुए हैं, सिस्टरहुड होना चाहिए। महिलाओं के बीच टकराव होगा तो हमारे पूरे नारीवाद का विचार ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रकृति क्या है? जो प्रेम पर आधारित है। अच्छा, महिलाएं महिलाओं का शोषण करती हैं, यही पितृसत्तात्मक सत्ता का विचार है। हमारे यहाँ व्यवस्था विचारधारा इतनी हावी है, कुछ विचार से महिलाएं भी प्रभावित हैं। तो कई बार भाई पूरे समाज में जो विचार होगा, इसलिए कई बार महिला भी लड़की को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि पूरी व्यवस्था में लड़की की स्वीकृति नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे पितृसत्तात्मक सत्ता यहाँ प्रेम पर आधारित है, ये आधिपत्य पे नहीं, सहयोग, केयर एंड शेयर, इस पर आधारित है। और ये संबंध बनाने पर आधारित है, ये करुणा पर आधारित है। इसका मतलब प्रकृति का जो मूल गुण है वो सोपानिकता वाला नहीं है, समानता वाला है, प्रेम का है, करुणा का है। प्रकृति में गैर बराबरी नहीं पाई जाती, प्रेम पाया जाता है, करुणा पाई जाती है, देखभाल की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका मतलब है प्रकृति का जैसे, अच्छा पुरुषों का स्वभाव है जो भी आसपास आएगा सबका शोषण कर लेंगे। ये यानी पुरुषों के कारण ही तो ये पेड़ पौधे, ये धरती माता कांप क्यों रही हैं? पुरुषों के कारण। भाई वार तो यही कर रहे हैं, वार यही कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण यही कर रहे हैं। क्योंकि आप याद रखिए, जैसे आप बुद्धिमत्ता विवेक का तर्क देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदे की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदे की बात करेंगे तो दोहन संसाधनों करेंगे, संसाधनों का दोहन करेंगे तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा। इसलिए पर्यावरण के प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी है? एक विचारधारा, एक मूल्य। इसलिए इस विचारधारा को बदला जाए तभी प्रकृति का संरक्षण हो पाएगा। यानी पितृसत्तात्मक सत्ता का लक्षण केवल महिलाओं का शोषण नहीं है, ये प्रकृति का भी शोषण हो रहा है, प्रकृति का भी दोहन हो रहा है, प्रकृति में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जब प्रकृति और महिला के विचार को मिला दिया गया तो इसी का नाम क्या रखा गया? पारिस्थितिकी नारीवाद। इकोफेम, दो शब्द जुड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल और फेमिनिज्म। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पारिस्थितिकी के बारे में, देखिए हमारे यहाँ जो विचार है, कम से कम यूनानी युग में ऐसा विचार था। लिख लीजिए आगे, क्या लिखा? हाँ, नहीं 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 नहीं, विवेक तर्क हमेशा अपने फायदे की बात करता है। और ये इस बात पे बड़ा डिबेट रहा है कि विवेक और तर्क, इसलिए देखिए जब तक विवेक के साथ विजडम ना आए तब तक मामला गड़बड़ होता है। इसलिए यूनानी को में कहा जाता है विवेक का महत्व तो नैतिकता से कम है। देखिए अगर हम मानवीय जीवन के मूल्यों की बात करें तो विवेक का महत्व ज़्यादा होता है या प्रेम का? प्रेम का। माँ में तो प्रेम ही होता है,
इसलिए महिलाएं ही प्रकृति, महिलाओं का गुण ही है कि संबंध बनाना, प्रेम करना, उनमें बराबरी वाली प्रवृत्ति होती है। भेदभाव, शोषण, ये प्रवृत्ति उनमें नहीं होती। और यही प्रवृत्ति हमें प्रकृति की रक्षा के लिए चाहिए। और हो क्या रहा है, प्रकृति कौन सी हावी है, कौन सा कल्चर हावी है। और अब देखिए इसी का विस्तार कर लीजिए, यही आधिपत्य की प्रवृत्ति है, यही वर्चस्व की प्रवृत्ति है। इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं, समाज में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं। और आप ये बात इनकार नहीं कर सकते। देखिए तो मनोवैज्ञानिक रूप में सच है, में दिखती भी है। आप कह सकते हैं कि महिला का शोषण महिला ज़्यादा करती है, लेकिन पूरी दुनिया में होने वाले वार के पीछे देखिए पुरुष ही तो हैं। एक मनोवैज्ञानिक टेंडेंसी भी देखिए, हमने तो देखा हुआ कि पुरुषों को ज़्यादातौर पर मार धाड़ वाली फिल्में पुरुषों को बहुत पसंद आती है, महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो पारिवारिक फिल्में देखना चाहती हैं। इसका मतलब है पूरे जीवन के अप्रोच में ही फ़र्क है। वो शांति से रहना चाहती हैं, उनके बीच झगड़ा भी होगा, थोड़ा सा बाल खींचा खींची हो जाएगा, उससे ज़्यादा मामला नहीं बटेगा, और लट्ठ उट्ठ तक नहीं आ पाती। लेकिन पुरुषों का आप झगड़ा देख लीजिए भाई, हॉस्टल से के विश्वविद्यालय तक आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़ के आएंगे, सीधे घर से तो आए नहीं यहाँ पे। तो झगड़े लड़कियों के बीच कभी हुए क्या? हाँ, मतलब जो मैं नहीं देख पाया, बाकी सब लोग नहीं देख पाए, ये मेरा दोस्त दूरबीन लेके बैठा था, ये देख रहा था। लिखने की बात क्या लिखा आपने? आगे लिख लीजिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने प्रकृति के बजाय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने प्रकृति के बजाय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने प्रकृति के बजाय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप महिला और प्रकृति दोनों का दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप महिला और प्रकृति दोनों का दोहन हुआ है। महिला और प्रकृति दोनों का दोहन हुआ है। यूनानी युग में गाया परिकल्पना, गाया हाइपोथेसिस यूनानी युग में गाया परिकल्पना का विचार प्रचलित था। यूनानी युग में गाया परिकल्पना का विचार प्रचलित था, जिसमें इस धरती को माँ के रूप में चित्रित किया गया था। इस धरती को माँ के रूप में चित्रित किया गया था। परंतु यूरोप के पुनर्जागरण के इतिहास ने यूरोप में पुनर्जागरण के इतिहास ने जिस प्रकृति और विवेक को बढ़ावा दिया, जिस तर्क और विवेक, यूरोप में पुनर्जागरण के इतिहास ने जिस तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया, उसके अंतर्गत यह मान लिया गया कि मानव समूची प्रकृति का स्वामी है। मानव समूची प्रकृति का स्वामी है
और प्रकृति के समूचे पदार्थ उसके उपभोग के लिए मात्र हैं। मानव इस प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति के समूचे पदार्थ उसके उपभोग मात्र के लिए हैं। प्रकृति के समूचे पदार्थ उसके उपभोग मात्र के लिए हैं और उसी प्रकार महिला भी पुरुषों के उपभोग के लिए है। ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी पुरुषों के उपभोग के लिए चित्रित किया गया। महिलाओं के उपभोग के लिए चित्रित किया गया। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, एक कल्चर की प्रवृत्ति, महिलाओं को पुरुषों के उपभोग के लिए चित्रित किया गया। एक कल्चर की प्रवृत्ति कहाँ उत्पन्न हुई? पुनर्जागरण के इतिहास से। मैं तर्क विवेक हावी कहाँ हुआ? रेनेसां से। जहाँ से फिजिक्स आया, जहाँ से तर्क आया, जहाँ से विवेक आया, वहीं से तो गाया हाइपोथेसिस नीचे गई और प्रॉब्लम आई। दूसरी तरफ इसके बाद हम गांधीवाद पढ़ेंगे। अब भारत में अब देखिए, संयोग की बात है कि हमने तो आधुनिकता के नाम पे कई ऐसी चीज़ें स्वीकार कर ली जो कि सही मायने में आधुनिक थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा गया था कि प्रकृति और व्यक्ति के बीच संबंध वैसा होना चाहिए जैसे गाय और बछड़े का। गांधी ने इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए गांधी ने हमेशा कहा कि मैंने कोई नया विचार दिया ही नहीं, मैंने केवल वही विचार किया जो पहले से पूरे हमारे समाज में, सभ्यता में विद्यमान था। तो गांधी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना हमारी आवश्यकता है। यानी अगर एक व्यक्ति भी लालच करेगा तो प्रकृति हमारी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध था वो गड़बड़ाया किसने? कल्चर के कारण। और प्रकृति और व्यक्ति के बीच का संबंध गड़ाए तो महिला और पुरुष के बीच संबंध अपने आप प्रतिकूल हो जाएगा। महिला और पुरुष के बीच संबंध अपने आप में गड़बड़ा गया और वहीं से सारी प्रकृति का विनाश शुरू हो गया। सारी प्रकृति का विनाश वहीं शुरू हुआ। तो यहाँ पे गांधीवादी चिंतन के एक लाइन लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। यूनानी युग के गाया परिकल्पना का विचार यूनानी युग के गाया परिकल्पना का विचार भारतीय संस्कृति में भी विद्यमान है। भारतीय संस्कृति में भी विद्यमान, इसे व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। गांधी ने कहा कि प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करना संभव नहीं है। सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करना संभव नहीं है। तो इसलिए कहा भी जाता है, और अब देखेंगे धरती की तुलना हमेशा माँ से की जाती है, क्योंकि धरती में भी सारी उत्पादकता की क्षमता होती है जो माँ में होती है। तो यहाँ से पारिस्थितिकी नारीवाद का विचार है। लेकिन आप याद रखिए, आगे चलने से पहले इस विचार में एक बड़ी विसंगति है। इस विचार में वही विसंगति है जो विभेदकारी नारीवाद में है। इस विचार में विसंगति क्यों है जो विभेदकारी नारीवाद में है? और विभेदकारी नारीवाद क्या मानता है कि महिलाओं गुण कोमल है, महिलाएं धरती जैसी हैं, अब महिलाएं सेवा करने वाली हैं, प्रेम करने वाली हैं, इसका मतलब महिलाओं को तर्क लड़ने वाले काम दिए ही न जाए। इस मान्यता में एक बड़ी विसंगति है। इसलिए आजकल इस पर बड़ी आपत्ति भी है कि महिलाओं को बिल्कुल ऐसे गुण में प्रकट कर देना जो पुरुषों से अलग है। इसका तो मतलब यही जस्टिफिकेशन हो गया कि महिला को सेना में क्यों नहीं रखा गया। अमेरिकी सेना ऐसी है जहां महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी जो सबमेरीन में या ख़ासतौर पे न्यूक्लियर सबमेरीन में महिलाओं की तैनाती नहीं होती। तो अधिकारियों से पूछा गया कि महिलाओं की तैनाती अब क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की तैनाती हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे सेना का अनुशासन खराब हो जाएगा। जबकि हमें तो ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की तैनाती इसलिए नहीं होती कि महिलाओं में कोई कमी है।
ये तर्क ठीक वैसा है जैसा बुद्ध के द्वारा कहा गया कि अगर संघ में महिलाएं आ जाएंगी तो संघ का विनाश जल्दी हो जाएगा। तो अब ये बड़ी विडंबना की बात है। वो हर जगह, मतलब एक एग्जाम्पल क्या बताया, बाकी तो आप समझदार है। लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए। आलोचना है, अंतिम पॉइंट है, आलोचना है। नारीवादी विचारक, हेडिंग नहीं, आलोचना में तो अंतिम लाइन में लिख लीजिए। आलोचना के लिए आलोचना लिखकर आलोचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में हम आलोचना लिख ही ले रहे हैं। जिसे निष्कर्ष लिखने के लिए निष्कर्ष हेडिंग में लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख भी सकते हैं तो कोई बुरा नहीं उसका। मैंने फिर कहा राइटिंग का पैटर्न आपका अपना होना चाहिए, वो किसी से डिसाइड नहीं, लेकिन वैसे टिपिकल पैटर्न को फॉलो करने से बचिए। जैसे कल आगे की राह, सब लोग आगे की राह, पता नहीं कहाँ से लिखे आगे की राह, ये सब बेकार की चीजें हैं। आप बता दिए एनसीईआरटी में लिखा है क्या आगे की राह? कमाल की बात करते हो यार। तो ऐसे मेंटरशिप के चक्कर मत पड़ो जहां खुद ही मेंटल हो जाओ। देखिए अब दोस्तों, इस बारे में देखिए मैं नकारात्मक बातें करने से बचता हूं, मेरा उद्देश्य किसी के खिलाफ बोलना नहीं होता। और सच में मतलब मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं तो मैं क्या किसी के खिलाफ बोलूं। लेकिन चूंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति है कि गलतियां अपना करिए, तो सवाल ये है कि ये सब इस ऐसा तरीका जो मास फॉलो करे, ऐसे तरीकों को इस एग्जाम में बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। एक सेट बेसिक सा पैटर्न है एनसीईआरटी का। अगर ठीक है, अगर कभी आपको लगा एक आग उत्तर में वे फॉरवर्ड लिख दिया, लॉजिकल लगा, तो हर में नहीं। ऐसी चीजें करने से हमेशा बच्चे मास कर रहा है, हमेशा आप एक तरीका मैंने बता दिया आपको, बी स्मार्ट। कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है, कहाँ किससे कितना सीख लेना है, कहाँ यूज़ करना है, ये भाई प्रोफेसर कॉपी चेक करता है ना। और बात हम आपको बता दें, कोई वेबसाइट, कोई जितनी मैगजीन है वो प्रोफेसर आपका पढ़ता नहीं वो। तो वहाँ से मैंने कहा कोई पढ़िए, वहाँ से काम चीज़ ले लीजिए, कॉन्सेप्चुअल लिखिए, एनसीईआरटी पैटर्न पे लिखिए अगर एग्जाम पास करना है तो। बेसिक बच्चे बात नहीं पढ़ रहे हैं, फिर बात तो ये सब लिखने का, कहने का मतलब है जैसा मर्जी निष्कर्ष लिख के भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख के, तो आपकी मर्जी है। बस मास फॉलो मत करिए, जो सब लोग लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग करिए उससे। इसे कई बार हम उत्तर वगैरह जब टेलीग्राम वगैरह पे देते हैं तो उससे कई बार हम बचते रहते हैं। बचने का मतलब है सब लोग सोचते हैं वही फॉलो कर लें, नहीं, कभी भी टॉपर की भी राइटिंग फॉलो मत करिए। यकीन मानिए, न तो एक बार के टॉपर को अगली बार लिखा दिया जाए, बहुत वेरी करता है, न तो न पेपर है न प्रोफेसर है कॉपी चेक करने वाला, बड़ा वेरिएशन मानव के विषय में है। इसे अपने तरीका खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, अपना ही तरीका विकसित करिए लिखने का, जो दूसरे से थोड़ा अलग किस्म का हो। लिख लीजिए लास्ट में, क्या लिखा आपने? नारीवाद, हाँ नारीवाद। और ये किसी से जाके बताना मत, सर ने ऐसा मना किया है, अब इसको स्वीकार कर। अब ये नहीं हमने कहीं जाके बता दो, क्योंकि देखिए मेरा जीवन में प्रवृत्ति है कि मेरा शिकायत करना, विरोध करना, भाई ये मुझे आता नहीं। भाई क्या शिकायत मैं तब करता जब मैं परफेक्ट होता, तो मैं तो अपनी कमियां ढूंढने में लगा रहता हूँ। शिकायत वो आदमी करता है जो खुद परफेक्ट हो गया हो, तो मैं एक बार कमी दूर कर लूँ, उसके बाद दूसरे शिकायत करना शुरू करूंगा। भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कमी दूर हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा। क्या लिखा आपने? नारीवादी विचारक इस मान्यता को इस मान्यता को, अच्छा आप कई बार कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, कई बार आप मजाक सोचते होंगे, कई हमारे बैचमेट हैं जो बाकायदा कॉपी चेक करने में है। अब प्रोफेसर ही तो होते हैं, तो उनकी बात मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उनका मैं तो बुलवा देता लेकिन आ नहीं सकते हुए। प्रोफेसर के लिए सीधा मना है, कोचिंग से आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये उनके पहले एप्लीकेशन कमीशन पहला मांगता है कि लिख के दीजिए, करियर का मामला है, उनके प्रेस्टीज का, क्रेडिट का, सबका मामला होता है। तो मैं जो बातें करता हूँ ऐसे थोड़े हवा में करता हूँ, मेरा अपने मन की सोच होती है, ऐसा है मान्यता है। तो लिख लीजिए, इसे बहुत ध्यान से आप देखेंगे। मैं आपको 10 एग्जाम्पल बता दूं, प्रोफेसर के बच्चों ने एग्जाम टॉप किया है, मैं आपको लिख के बता दूं, नाम लेके बता दूं। मैं तरीका होता है ना, बस वो लिखने का तरीका बता दिया ऐसे। और हम भीड़ के चक्कर में परेशान हैं, वे फॉरवर्ड लिख रहे, आगे की राह।
एक मेरा स्टूडेंट में क्या बताऊं मैं, कैसे ही बच्चे, एक मेरा स्टूडेंट गया जयपुर, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने पढ़ा दिया। अब वो लिखने का ऐसा तरीका इवॉल्व करके आया, मैंने कहा यार ये सब क्या लिखे। कहा सर मैं मेंटरशिप के प्रोग्राम में था। मैंने कहा बेटा तुम तो मेंटल हो गए। देखिए इस बच्चे कितना भोला भाला सवाल है। ये कह रहा है वे फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या अंतर है। जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कई बार हम घूम के आ जाए वो क्या है, वे फॉरवर्ड है। लिख लीजिए क्या लिखा आपने, क्या, हाँ इस मान्यता को, इस मान्यता पर आपत्ति व्यक्त की जाती है। इस मान्यता पर आपत्ति व्यक्त करते हैं इस मान्यता पर आपत्ति व्यक्त करते हैं क्योंकि महिलाओं के स्वभाव को पुरुषों से पृथक बताने के ही कारण, क्योंकि महिलाओं के स्वभाव को पुरुषों से पृथक बताने के ही कारण महिलाओं को सेना प्रशासन जैसे दायित्वों से दूर रखा गया। सेना प्रशासन जैसे दायित्वों से दूर रखा गया। इसलिए पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक नहीं है, पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु मूल समस्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। मनोवैज्ञानिक अंतर नहीं है, अपितु मूल समस्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। मूल समस्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। इसी के साथ नारीवाद समाप्त हो गया। और हम कहते हैं नारीवाद, हमें स्वतंत्रता पढ़ाना है, न्याय पढ़ाना है, समानता है, उसमें सारे विचार फिर एक बार आएंगे। विचारधारा के हिसाब से सारी संकल्पनाएं बनती हैं। हमने राज्य का विचार तो बता ही दिया, बाकी स्वतंत्रता समानता ये सब हमने नहीं आपको बताया। नारीवाद इतना है। अब आपके समय सवाल आपको बता दूं, एक दो सवाल आपको लिखवा दूं। अब देखिए कई बार बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिसमें मज़ा खूब आता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू कई बार चीज़ें उपयोगी नहीं है। जैसे किसी बच्चे, अब कई बच्चे खूब, विवाह के बाद महिला विदा क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है। देखे नारीवाद विचारकों के नाम क्या है याद नहीं हो रहा है, लेकिन विवाह के बाद महिला विदा क्यों हो जाती है, इस बात पे बहुत ध्यान है। अब विदा नहीं हो रही, याद रखो, जमाना बदल गया है। आने वाले समय में पुरुषों को विदा होना पड़ेगा, जो कंडीशन आ रही है, क्योंकि अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, प्रभावशाली बन रही हैं। अब जमाना गया। किसी ने कहा चूंकि महिला परिवार को राजनीति का केंद्र मानती है, तो यह कहना कहाँ तक सही होगा। ऐसे में तो पुरुष का नाम भी रिंकिया के दादा जैसे नामों से, देखिए अब यही खुराफात है। अभी जब बच्चे उत्तर लेके आते हैं, कहते सर याद नहीं हो रहा है। अब देखिए ये याद इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी का व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, तो पर्सनल पॉलिटिकल तो मैं लिखवा भी दिया था आपको। पर्सनल पॉलिटिकल का सीधा मतलब है कि जो भी महिलाओं के परिवार से संबंधित मुद्दे हैं, निजी जीवन से संबंधित मुद्दे हैं, वहाँ से पॉलिटिकल है। और
पति और पत्नी के बीच का संबंध कोई लैंगिक और प्राकृतिक संबंध नहीं, सत्ता का संबंध है। जहाँ पॉलिटिकल की बात आती है वहाँ शक्ति संघर्ष होगा, वहाँ आधिपत्य होगा, वहाँ अपने आप में बराबरी वाला रिलेशन कभी नहीं होगा। तो इसलिए जब कहते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है संघर्ष, पॉलिटिकल का मतलब होता है शक्ति का संघर्ष, पॉलिटिकल का मतलब होता है मतभेद, और उसी मतभेद को समाधान करने के लिए हम राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। तो मतभेद घर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। और घर से फिर वही सारे मामले, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, इन सब सारी चीज़ों को लेके। बलात्कार किस प्रकार की समस्या, सामाजिक समस्या है, मानसिक समस्या। आपको हम याद दिला दें इसके बारे में, सुशांत मिलर ओकिन जैसे लोगों ने कहा भी है कि बलात्कार पुरुषों के द्वारा अपनाई गई एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है जिससे वो महिला को लगातार भयभीत रखता है। ये बलात्कार न केवल एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, ये मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक सत्ता का स्वरूप है। ये हिंसक और जघन्य अपराध है जिसके द्वारा पुरुष हमेशा कॉन्स्टेंटली महिलाओं को भयभीत रखता है। इस नारीवादियों का इस बारे में ऐसा चिंतन है। किसी का सेक्स और जेंडर के अंतर को एक बार फिर बता दीजिए। अरे भाई, सेक्स जेंडर का सीधा सा फर्क है। जो आपने पहनावा पहन रखा है वो जेंडर है, जो आपका लिंग है वो सेक्स है। जो आपने बिंदी अगर बाल बड़े रख रखे हैं तो क्या है, जेंडर है, सेक्स है, जेंडर है। आपके कपड़े, आपके पहनावे जेंडर है, और जो हमारी प्राकृतिक लिंग है वो तो सेक्स है। तो जैसे कई बार आप देखेंगे लड़कियां बड़े शांति से बोलती हैं, आराम से बोलती हैं, ये सेक्स है, जेंडर है, जेंडर है। अभी लड़कियों को कोई बात कह भी दीजिए, मुस्कुरा के चुप हो जाएंगे, इतना तेज रिस्पॉन्स नहीं करती वो। ये क्यों? परिवार की व्यवस्था के कारण ऐसा है। लेस्बियन फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म में अंतर क्या है? मतलब ये ब्लैक फेमिनिज्म रेस को मूल आधार मानता है, जबकि लेस्बियन क्या मानते हैं? लेस्बियन के मामले में रेस वगैरह प्रॉब्लम नहीं है। लेस्बियन जैसे लोग कहते हैं कि जो महिला का एक ही हित बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं महिलाओं में भी अनेक प्रकार के हित विद्यमान होते हैं, अनेक प्रकार के अंतर हैं, अनेक प्रकार के समूह हैं। किसी का सोपानिक का मतलब, अच्छा दीजिए में बड़ी की मात्रा होता है, छोटी की मात्रा नहीं होता है। दीजिए नहीं होता, क्या होता है? दीजिए। तो सोपानिक का मतलब गैर बराबरी, जैसे हिमालय है, सोपानिक है। गैर बराबरी का मतलब है जैसे कोई ऐसा मकान बनाइए जो जैसे कि ऊपर जाते समय उसका मीनार छोटा होता चला जाए, सोपानिक है। यानी सोपानिक का मतलब है कि समाज में मुट्ठी भर लोग ही सत्ता शक्ति में होते हैं, सर्वहारा, और समाज के बहुमत सत्ता शक्ति में नहीं होते। क्या नारीवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद एवं हमने फांसीवाद का समकालीन था या परिणामी था? अरे भाई सीधी सी बात है, नारीवाद 1960s के बाद आया, तो 1960s के बाद फांसीवाद का समकालीन हो नहीं सकता। उदारवाद हमेशा चल ही रहा था, तो नारीवाद किसी का समकालीन होगा तो उदारवाद मार्क्सवाद का ही होगा। भारत द्वारा आईपीसी एक्ट 1860 का अनुसरण किया गया। उस समय आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा कोई व्याख्या नहीं थी। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्रिटेन में घरेलू हिंसा के साक्ष्य उदाहरण नहीं? अरे मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में नारीवाद जब 1960 के बाद आ रहा है तो 1860 में लिखे गए आईपीसी में नारीवाद कहाँ से आ जाएगा? लॉजिकल बात है। नारीवाद अगर हम उत्पन्न होने के बाद, मैं कह रहा हूँ यूरोप और अमेरिका से आया, यूरोप और अमेरिका से उत्पन्न हुआ, भारत में फिर भी देर में आया, तो 1860 में ऐसा इंग्लैंड में कैसे हो जाता? दुनिया का हर समाज पहले पितृसत्तात्मक था, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में पैट्रियार्की हर समाज में है। और कहा भी जाता है कि आज भी पश्चिमी देशों में बड़ी सारी बलात्कार की समस्याएं आज भी हैं। तो आज भी महिलाओं के लिए समस्या तो ही है।